honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. जय हिंद जय भारत. दिस इज आदि. थैंक यू पहले तो सब लोग यहाँ पर आने के लिए, एंड फॉर एम्बेसडर कंवल सिब्बल, मिस्टर रमनीक सिंह मान, वैभव साहब एंड पथिकृत जी टू ज्वाइन. बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और ये बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है. टॉपिक क्या है? खालिस्तान क्या है? कुछ नहीं है. थैंक यू. सो हम बात एग्जैक्टली, दे आर इंटरनेशनल एंग्लो सैक्सन टेररिस्ट, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. द मेन जो चीज़ हमको बात करनी है कि भाई एक तो ये समझ में थोड़ा सा हमको आना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, किस वजह से चल रहा है. इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है इसके अंदर, हमको पता है. बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और अभी लेटेस्ट जो है बात चल रही है कनाडा के ऊपर. ये चीज़ हमको सबको पता है. कल ही मैं आपको 30 सेकेंड्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. कल ही एनआईए ने बलजीत सिंह करके एक आदमी को पकड़ा है जो अर्श दल्ला के ग्रुप का है. वो इंसिडेंटली समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे, बट यूएई से भारत की तरफ आ रहा था, उसको भारत में रोक लिया. और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप ये देखेंगे कि कल ही कनाडा को एक और डॉसियर दिया गया है विद 7 मोस्ट वांटेड पीपल. ठीक है, उसमें से 7 में से सबसे जो वांटेड लोग हैं, मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ, एंड आई विल टेल यू क्या उनका क्लेम टू फेम है. इसमें है गोल्डी बरार, संदीप सिंह संधू. गोल्डी बरार तो सबको पता ही है, मूसेवाला का मर्डर और बहुत कुछ है. संदीप सिंह संधू जो एक कैनेडियन बॉर्डर गार्ड है, ही वॉज इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ अ शौर्य चक्र विनर इन पंजाब इन अक्टूबर 2020. अर्शदीप सिंह गिल, जिसको मेंबर ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स बोलते हैं, बट वो उसका लीडर है. चरणजीत सिंह, रमनदीप सिंह, लखबीर सिंह और गुपिंदर सिंह, ये सारे ग्रुप वाले हैं. ऑल ऑफ देम आर इन कनाडा राइट नाउ. तो हमको पता है एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है इसके अंदर और इंटरनेशनल गेम है. तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, और एंड में मैं सब स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हम बताएंगे, सॉल्यूशन स्टेटमेंट की तरफ भी हमको थोड़ी बात करनी पड़ेगी. सो आईड लाइक टू ओपन एम्बेसडर कंवल सिब्बल आपसे. सर ये इंटरनेशनली ये जो कंट्रीज सपोर्ट करती हैं इनका वोट बैंक इंटरेस्ट हमको समझ में आता है, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनकी अपनी कंट्रीज़ में जो डैमेज हो रहा है इस वजह से, वाई आर दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दे आर अपनी कंट्री को डैमेज कर रहे हैं, अपनी कंट्रीज़ में होमोसाइड, क्राइम, ड्रग्स, इन चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं. दीज 7 पीपल बाय द वे रन द बिगेस्ट ड्रग रैकेट इन कैनेडा. सो वाई इज इट दैट अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनको ये चीज़ नहीं समझ में आती दैट दे आर डैमेजिंग देयर ओन कंट्री? Well, I think in the case of America, in terms of crime rate or जो पुलिस ब्रूटैलिटीज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, देखो फेंटेनिल की इतनी बात कर रहे हैं, वो चीन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप क्यों फेंटेनिल यहाँ भेज रहे हैं. I God knows how many, a few million people are involved. What I mean is in America, उनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं होगी कि खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, खालिस्तान का जो मुद्दा है हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पे FBI को, DEA को तवज्जो देनी चाहिए. यूके में अब प्रॉब्लम बढ़ रही है, उनको कुछ समझ आ रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि ये प्रॉब्लम डोमेस्टिकली क्रिएट हो रही है, लेकिन एक्सेंट अभी भी पैलेस्टीनियंस के ऊपर है, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के ऊपर है, और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इतना नहीं है. और ये काफ़ी पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है यूके के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन हमारे हाई कमीशन के ख़िलाफ़ कर रहे थे, और इन्होंने कुछ डैमेज भी कर दिया था जो हमारा फसाद है हाई कमीशन का. इनको मुझे पर्सनल जानकारी है, इनको हमने कई दफ़ा कहा है कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन अलाउ भी करना चाहते हैं तो आप कुछ दूरी रखिए, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पार रखिए, जिससे हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो थ्रेटन ना, उनको ये फीलिंग ना हो कि हमारी सिक्योरिटी की बात है, जहाँ हमारा हाई कमीशन का काम डिसरप्ट मत हो. लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया. जब हमारे हाई कमीशन के ख़िलाफ़ इन्होंने वायलेंस की, तो द मैक्सिमम देव डन इज़ कि इंस्टेड ऑफ अलाउइंग देम राइट ऑन द पेमेंट ऑन विच हाई कमीशन इज सिचुएटेड, इनको सड़क के पार कर दिया. उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
अच्छा, यूके में ऐसा है कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में इन लोगों की जो इलेक्टरल सपोर्ट की इम्पोर्टेंस है। तो साथ ही ये, और ब्रिटेन में ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्योंकि ये आईएसआई और पाकिस्तानी इसके साथ बहुत मिले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानियों की, मीरपुरों की इतनी पॉपुलेशन है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वोट बैंक है। तो ये दोनों मिले हुए हैं, खालिस्तानी एक्टिविस्ट एंड आईएसआई, और इनकी इलेक्टरल सपोर्ट देखिए। अब बर्मिंघम का मेयर, लंदन का मेयर, पीछे तो स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर था वो भी मुस्लिम्स हैं, और कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन मुस्लिम्स हैं। मेयर फिर जीत गया है लंदन का, पाकिस्तानी ओरिजिन मुस्लिम है। तो उनकी पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन लोगों की, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ये कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो कनाडा में ये प्रॉब्लम कुछ सालों से बहुत बढ़ गई है। अब जो सिख माइग्रेंट्स हैं उनका नंबर बहुत बढ़ गया है कनाडा में, और लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन इन एनी कंट्री अब्रॉड टुडे इज़ इन कनाडा। तो उसमें से जितना भी परसेंटेज एक्सट्रीमिस्ट हों, 10% हों, 5% हों, जो भी है, इन्होंने गुरुद्वारों को भी कैप्चर कर लिया है। तो गुरुद्वारों में तो अल्टीमेटली पैसे भी आते हैं, तो मनी कंट्रोल की बात है। तो जैसे आप कह रहे थे, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी चल रहा है। और जो मैं समझता हूँ कि 10-12 कंस्टिट्यूएंसीज़ में जो लोकल सिख पॉपुलेशन है इलेक्टरली इम्पोर्टेंट है, और जो लिबरल पार्टी है इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है। और ये जो जस्टिन ट्रूडो है, इसको तो मैंने पीछे एक टीवी इंटरव्यू में भी कह दिया था कि इसका कुछ जेनेटिक पॉलिटिकल डिसऑर्डर है। क्योंकि इसके जो पिता से वो उन्होंने भी तलवंतर सिंह परमार को प्रोटेक्ट किया, जबकि हम उसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे थे। इनको कह रहे थे कि डेंजर है कि एयर इंडिया ब्लो अप हो जाएगा, तो हो भी गया। उसके बाद भी इसको पियर ट्रूडो ने रेस्ट नहीं किया। तो उसका लड़का इनहेरिटेड अ लेगेसी, प्लस वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है, प्लस अब उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है। अब ये जो एनडीपी का लीडर था जगमीत सिंह, उसके भी कॉन्टैक्ट्स हैं खालिस्तानियों के साथ। पीछे मैंने उसकी इंटरव्यू देखी कैनेडियन टीवी पे, जिस कमेंट इंटरव्यूअर ने उसको दोबारा पूछा कि आपके दफ्तर में तलवंतर सिंह परमार का फोटोग्राफ है, तो आप हाउ डू यू लुक एट परमार? यू वोंट आंसर द क्वेश्चन। 5 times ही आस्क्ड हिम, 5 दफ़ा उसने जवाब नहीं दिया। तो ये इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था जस्टिन ट्रूडो का। अब उसकी खुद प्राइम मिनिस्टर एम्बिशंस बन गई हैं, लेकिन ट्रूडो को अभी भी फीलिंग है कि भाई ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे आर द गेटवे टू द सपोर्ट, वोटिंग सपोर्ट ऑफ द लार्जर सिख कम्युनिटी। और बेसिकली इसको कोई अकल नहीं है, कोई जो पॉलिटिकल अकल नहीं है, पॉलिटिकल अकल नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है। और शी जिनपिंग ने भी इसको स्नब किया था बहुत बुरी तरह। इसको कहा था कि देखिए जो हमारी आपस में बात हुई है आपने लीक कर दी। एंड इसने बड़े एरोगेंस से कहा कि भाई हम तो ओपन सोसाइटीज़ हैं, दिस एंड दैट, वी वांट गुड रिलेशंस विद यू। तो शी जिनपिंग ने इसको कहा कि भाई उसके लिए यू हैव टू वर्क फॉर क्रिएटिंग दोज बेटर रिलेशंस, एंड देन ही वॉकड अवे। अब देखिए, एंड आई फिनिश विद दैट, जब ये मीटिंग हुई ईस्ट एशिया समिट की लाओस में, तो वहाँ ट्रूडो ने हमारे प्रधानमंत्री को कहा कि भाई आप जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिले तो ये सिंगापुर में मिले, और डोवल ने कहा इनको कि भाई ये ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग है। लेकिन कैनेडियन एनएसए एंड द डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कैनेडियन फॉरेन ऑफिस, इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को लीक किया, और ब्रिटिश जो वॉशिंगटन पोस्ट का कॉरेस्पॉन्डेंट जो लंदन है उसको ब्रीफ किया, और दिल्ली में ब्रीफ किया। लंदन में क्यों ब्रीफ किया? देखिए वो नेक्सस, 5 eyes, दिस एंड दैट। तो मतलब ये है कि अब इन्होंने बैक चैनल को भी रद्द कर दिया है।
कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी कि भाई अगर मुश्किलें हैं तो बैक चैनल तो खोल ही रखिए। पाकिस्तान के साथ भी हमने बैक चैनल खोली रखी, इसने ये भी बंद कर दिया। तो और ये बिल्कुल ये ऐसे मैंने कहा इसको अकल नहीं है और स्टेटमेंट देता रहता है। इसने स्टेट पार्लियामेंट में कह दिया कि जब मैंने लास्ट सितंबर बयान दिया था मेरे पास इंटेलिजेंस थी लेकिन कोई हार्ड एविडेंशली प्रूफ नहीं था। अगर हार्ड एविडेंशली प्रूफ नहीं था कि बेवकूफ़ आदमी बाया पार्लियामेंट में जाकर क्यों ऐसे कह रहा है तू। और जो इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप है बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब इनकी कंजर्वेटिव पावर में से एक तो हमने न्यूक्लियर डील साइन किया इनसे, फिर यूरेनियम का परचेज एग्रीमेंट हो गया, एफटीए के ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो गई जब स्टीफन हार्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इसने सब कुछ रिवर्स कर दिया, सब कुछ रिवर्स कर दिया। तो इसलिए आप कह रहे थे सोल्यूशन वो बाद में करेंगे, मुझे तो लगता नहीं है कि जब तक ये पावर में है कोई ऐसी सोल्यूशन हमें मिलेगी। थैंक यू सर। रवीक सर, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा सर। अभी सबने एम्बेसडर संजय वर्मा जी का इंटरव्यूज़ देखे होंगे सबने। कनाडा का में जो इंटरव्यू हुआ था, बाय द वे वो इंडिया में तो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसमें कनाडा क्या है सम 4-5 नंबर पे है, हाँ 7 नंबर पे है, और हम कितने पे हैं, कोई 150-200 पे हैं माइनस में। लेकिन यहाँ पर भी आके कल एम्बेसडर वर्मा ने बोला है कि साहब जो लोग बच्चे वहाँ पर जाते हैं उनको ऐसे जगहों पे लेके जाया जाता है जहाँ पर उनका पूरी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, क्योंकि सारे पैसे पूसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद उनको पकड़ के उनसे काम कराते हैं और उनसे प्रोटेस्ट करा के उनके वीडियो लेके उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। क्या ये चीज़ अभी पंजाब में ऑन द ग्राउंड रेजोनेट कर रही है कि यार हमारा कुछ फ़ायदा उठाया जा रहा है, कि जो ड्रग्स और जो कन्वर्जन का माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आ ही नहीं रही है अभी सर? गुड इवनिंग आदि एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन इन द हॉल। मैं नहीं समझता कि देयर इज़ अ अवेकनिंग और अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन की एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से यहाँ की जा रही है। बाहर की एक्सप्लॉयटेशन को लेके पीपल आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग। लोगों को समझ में आ रही है कि एक्सप्लॉयटेशन बाहर जाने के बाद बच्चों के साथ किस तरह हो रही है और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की इंडस्ट्री है, ड्रग की इंडस्ट्री है, जिसके अंदर दे आर सकिंग इन आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को उसके अंदर खींचा जा रहा है। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग रियलाइज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात आती है हिस्टोरिकली इफ़ यू आस्क, तो ये जो खालिस्तान प्रॉब्लम है या जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है 6 स्टेट के लिए, दिस इज़ द ब्रेन चाइल्ड of the West. This is not the brainchild of any indigenous or independent movement which has come from within the country. ये बात पाकिस्तान ने हमारे साथ कई युद्ध करके जंग करके समझ ली है कि भारत जो है इतना बड़ा देश है, उसको आप बाहर से आक्रमण करके नहीं तोड़ सकते। इट हैज़ टू इम्प्लोड ऑन द इनसाइड। और एक कामयाबी अगर हम इफ़ वी कैन से 1947 में इनके जो हाथ लगी वो ये थी कि जब भारत का बंटवारा हो गया, 3 हिस्से बने, तो ये कंसेप्ट कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी जो है वो इनकी कामयाब हुई। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो कंसेप्ट है कि हिंदू और सिख एक साथ नहीं रह सकते, तो उसके लिए क्या सिचुएशन क्रिएट करनी है, क्या परिस्थिति क्रिएट करनी है, उसका बीज आज से 100 साल पहले रख दिया था। 1920 में जब एक अलग सिख बॉडी क्रिएट की SGPC, और SGPC को स्वीपिंग पावर्स दी, मतलब लिटरली द रिलीजन वाज इन देयर हैंड्स। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ द हाईएस्ट सेक्टोरल प्रीस्ट ऑफ द सिख पंथ, द जथेदार अकाल तख्त, was being managed by SGPC and was being managed by अकाली दल। तो जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, जब दैट बिकम्स डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिक्स, और 100 साल का वक्फा वो निकला, और पिछले 40 साल से दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस कि हाउ टू डिवाइड द हिंदूज एंड सिख्स। सो देयर इज़ अ रिसर्च पेपर आई विल शेयर विद यू इफ यू वांट टू। ये 1917-18 से लेके 1922-23 के बीच में बनाया गया, और उसका सब्जेक्ट यह था हाउ टू असॉज द फीलिंग्स ऑफ सिक्स, हाउ टू असॉज सिक्स, अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। तो आप जो आज आप देख रहे हो, चाहे वो कनाडा में देख रहे हो, US में, UK में, यूरोप में आप कहीं देख रहे हो, या जिसको हम एक उसका रेवोल्यूशन कह लीजिए या उसका एक रिपल इफेक्ट आप इंडिया में देख रहे हो, ये इनकी 100 साल पुरानी अंग्रेज़ों की एक सोच है।
और 40 साल की आईएसआई की और वेस्टर्न एजेंसीज की कलेक्टिव मेहनत है, उनका कलेक्टिव एफर्ट है, जो अब आपको ज़मीन पे दिखना शुरू हुआ है. सो दिस इज़ अ डिज़ाइन दैट दे बीन वर्किंग ऑन. अब दूसरा इसमें आता है कि चाहे वो हरदीप निज्जर की बात हो, जिसके अब आई एम श्योर द फाइट इन सरी गुरुद्वारा इज़ नॉट फॉर द प्लम्बिंग बिजनेस. उसके प्लम्बिंग बिजनेस के लिए वहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही कि प्लम्बिंग उसकी कौन संभालेगा. इट्स फॉर अ वेरी डिफरेंट ट्रेड ऑल टुगेदर. और अगर उसको एक जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह रहा है कि ही इज एन ऑनरेबल सिटीजन ऑफ कनाडा, आपके देश के एक व्यक्ति को, योर सिटीजन, जो कनाडा में कई प्रयासों के बाद रवि शर्मा के नाम से एंट्री लिया और रवि शर्मा से ही बिकेम हरदीप निज्जर अगेन, एंड देन ही इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया, उसको आप एक ऑनरेबल सिटीजन बोलते हो, देन यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ योर डिप्लोमेसी एट स्टेक. एक चीज. दूसरा, Pannu again is a US citizen. He has a dual citizenship between the two countries, US and Canada. But he's a US citizen. आपके देश के नागरिक, और when I'm saying आप, मैं इन देशों को मुखातिब हूँ कि चाहे वो कनाडा हो, चाहे US UK हो, आप अपने देश के अंदर टेररिस्ट को, सेपरेटिस्ट को जो खुलेआम हवाई जहाज को उड़ाने की बात करते हैं, जो भारत के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, भारत की बैल्कनाइजेशन को, भारत को तोड़ने को, और आपकी डीप स्टेट की और जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं उनके नैरेटिव को चलाते हैं, उनको आपने एक फ्री रन दे रखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, FOE के नाम पे, और वो लोग तोड़ने की बात करते हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करते हैं. एंड आर दे रियली सो इम्पोर्टेंट? आदि, आर दे रियली सो इम्पोर्टेंट कि यू पुट एट स्टेक रिलेशंस विद द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के साथ आप अपने रिलेशंस को स्टेक पे रख रहे हैं. किस लिए? एक व्यक्ति के लिए? नो, बिकॉज ही इज देयर एसेट. वो उनका टूल किट का हिस्सा है, उनका एक इसका एक प्रमाण और मिलता है आदि, जब हमारे यहाँ से LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, वो अमेरिका जाते हैं और कहते हैं कि भाई भारत में लड़ाई इस बात की, बहस इस बात की है, क्या एक सिख कड़ा पहन सकता है, सिर पे पगड़ी बांध सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है या नहीं? नो, इट्स नॉट द फाइट. यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द टूल किट, आप उनको एक हथियार दे रहे हैं. यू आर वेपनाइजिंग दोज पीपल. और सबसे पहले राहुल गांधी की उस स्टेटमेंट को कौन पिक करता है? उसकी स्टेटमेंट को पिक करता है गुरपतवंत पन्नू, एंड ही सेज कि ही इज रेजोनेटिंग आवर सेंटिमेंट. तो यू कैन वेल इमेजिन. और ये जितना एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो 84 को लेके बात होती है, या सिखों के ऊपर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड की बात होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की बात होती है, वो इन्हीं के पिता के समय में अंडर हिज वॉच हुई है. एंड दे द सेम पीपल हु आर ट्राइंग टू नो असॉज कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे था, और अब इस बात की जंग है कि भारत में आज़ादी है या नहीं है. तो फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करना, डिविजन्स को क्रिएट करना इज समथिंग दैट दे आर डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और आई एम मे बी डिग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट सच्चाई एक ये भी है आदि कि ये जो कास्ट सेंसस की बात चलती है, दैट इज ट्राइंग टू डिवाइड द हिंदू सोसाइटी फर्दर. और उसके लिए वो जो हम आज बात करते हैं कि शत्रुबोध हमारे बाहर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं. लाइक आई सेड बिफोर कि इजराइल 95 लाख का मुल्क है और वो दुश्मनों से घिरा हुआ है. भारत 140 करोड़ का देश है और वो दुश्मनों से भरा हुआ है. सो ये हमारे देश की सच्चाई है. एंड वी आर डीलिंग विद एनिमीज ऑफ द स्टेट एवरी डे on a daily basis within this country also. तो ये बाहर की बातें तो हैं. There are many other subjects we can dwell upon. So for my opening, this was it. Thank you. थैंक यू सर. वैभव साहब, आपके पास आते हैं. जो एक ऑफ कोर्स ये जो 1000 ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स एंड खालिस्तान K2 प्रोजेक्ट के बारे में जो बात हुई थी, एंड जैसे सर ने बोला कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था जो पाकिस्तान के थ्रू ये कराया गया था. अगर आप खालिस्तान, मैं एक्चुअली मानता नहीं खालिस्तान, बट जो भी है, आई डोंट वांट टू गिव लेजिटिमेसी टू दैट नेम बाय एक्चुअली सेइंग इट, सो आई कॉल देम द K गैंग. ठीक है, ये गैंग ही है एट द एंड ऑफ इट. तो ये जो K गैंग है, इनकी लेजिटिमेसी अगर आप देखेंगे, जितनी भी पाकिस्तानी लॉबीज़ हैं बाहर वो करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हरदीप सिंह निज्जर के और गुरपतवंत सिंह पन्नू के दो जो मेन बंदे थे, राहत राव और तारिक यानी, जिनको तो मारा गया, अभी एक की पिटाई हुई, एक को जला दिया. तो पाकिस्तानी लॉबी पूरी तरह से ये लोग उनके साथ, वेस्ट के साथ मिले हुए हैं जी.
इनका क्या नज़रिया है? आपको लगता है आज इतने ही एक्टिव हैं कि ये अभी वेस्ट ने पूरा ले रखा है आपके हिसाब से? आईएसआई का इसमें अभी भी रोल उतना ही है कि वेस्ट की सीआईए और जो डीप स्टेट के एजेंट्स हैं उन्होंने अभी पूरा कंट्रोल करा हुआ है? देखिए पाकिस्तान की फ़ौज बेसिकली भाड़े की फ़ौज है. एवरीबडी नोज whoever the highest bidder, they fight for them, they do their dirty job. हीरा मंडी. Yes. सो मैं हमेशा एक नारा है कि भाड़े की फ़ौज करेगी मौज. तो पाकिस्तान में मौज तो सिर्फ फ़ौज ही कर रही है, और तो आम आदमी तो जो है वो आटों की लाइनों में जो है मर रहा है दब के, वहाँ पे स्टैम्पेड हो जा रहा है. एंड देखिए खालिस्तान को लेकर के इतनी जो बातें हो रही हैं उसमें एक चीज़ जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आरसीएमपी जिसका नाम ले लेकर के जस्टिन ट्रूडो ने इतना बवाल खड़ा किया कि आरसीएमपी ने बताया है कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, आरसीएमपी ने बताया है कि इंडिया इन्वॉल्व था. उसी आरसीएमपी की एक इंस्पेक्टर लॉन्स शॉर्ट्स ने 2000 में अजायब सिंह बागड़ी के साथ जब पूछताछ की तो उसमें उसने बताया कि सुरजन सिंह गिल, who was a mole of CSIS, and he was involved in the Air India bombing from day one, from the planning stage to the execution, and he was pulled out of that operation by CSIS after they knew that this operation is now going to the execution mode. So they wanted to protect Surjan Singh Gill, who used to call himself the Consul General of Khalistan in Canada. So he was pulled out. Have we raised these issues at the international level? Yes. But does our media talk about it? The way their media pulls their propaganda, we don't. हम उनका प्रोपेगेंडा पुल, हमारे यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ करके ट्रूडो की वकालत करते हैं. अब राज्यसभा की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, राज्यसभा की सांसद हैं, वो एक पत्रकार की वाइफ हैं. तो ये सारे के सारे ये लोग जो प्रोपेगेंडा पुल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है कि कनाडा को गुजरात पुलिस की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये गुजरात की तरह ऑपरेट करना चाह रहे हैं. I mean, the moment when you have to counter the Khalistani propaganda, when you have to counter the CIA's propaganda, MI6 propaganda, ये सारे के सारे फ्रेंड्स, एक चीज़ हमारे दिमाग में, शत्रुबोध की बात हुई, एक चीज़ हमारे दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि एक इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, जो MI6 है या जो CIA है, उनको वो हजम नहीं होता, वो कभी नहीं होगा. वो आपके यहाँ पे लिंग्विस्टिक, अभी विक्टोरिया न्यूलैंड थी, विक्टोरिया न्यूलैंड जब चेन्नई आ रही थी उसने 3 लाख टी शर्ट प्रिंट करवाई एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स की. हम क्यों बोलने से शर्माते, हम क्यों नहीं नाम लेते? पूरा यूक्रेन वॉर जब विक्टोरिया न्यूलैंड ने प्लान किया है, डोनाल्ड लू पिछले साल भर में 12 बार 15 बार भारत आकर के जाता है. डू वी रेज दिस क्वेश्चंस? वो चेन्नई में जाके काउंसलेट में क्या बातें करता है. वो बांग्लादेश में जो ऑपरेशन उन्होंने रन किया, रिजीम चेंज, आपके चारों तरफ सारी रिजीम्स चेंज हो गई हैं. नेपाल में गवर्नमेंट आ गई उनकी, बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो गया. अफगानिस्तान में अगर टेक ओवर कर लेते हैं तालिबान, तो 25 साल पहले किया था तो फ्रीडम फाइटर थे, रोनाल्ड रीगन उनको बुला करके व्हाइट हाउस में भी बिठा लेते थे कि फ्रीडम फाइटर है. अब जब उनके खिलाफ जंग लड़ी तो टेररिस्ट हो गए. अब वो जो है कि फिर से आतंकवादी बन गए हैं. तो जो टेम्पलेट अफगानिस्तान में अप्लाई होती है कि भाई अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके आते हैं तो वी विल नॉट रिकॉग्नाइज यू. बांग्लादेश को तो 2 मिनट में रिकॉग्नाइज कर लिया. वहाँ पे भी तो वही हुआ ना जो अफगानिस्तान में हुआ, वहाँ पे भी वायलेंटली जो है कब्जा किया गया सत्ता के ऊपर. तो ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये टोटलेबाजी हमारे लिए बनी है. कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं दोष उसाई. जो ताकतवर है ना उसके अंदर कोई दोष नहीं होता, वो जो करता है वो सही होता है. तो खालिस्तान को लेकर के वो अपना मैंडेट समझते हैं कि हाँ हम पन्नू को अपने यहाँ रख सकते हैं. डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना, उनको आज तक एक्स्ट्राडाइट किया है आपको? आज तक आपको पूछताछ नहीं करने दी. हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है आप उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे तो आप हमें कम से कम पूछताछ करने दें. उन्होंने पूछताछ तक नहीं करने दी अपने यहाँ पे बुला के. क्यों? क्योंकि वो DEA के एजेंट्स हैं. तो ये जितने भी आपके सारे के सारे जितने टेररिस्ट हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो इस्लामिक जिहादी हो, ये सारे के सारे उनके द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं. एंड वी नीड टू, आवर मीडिया, आवर एनालिस्ट नीड टू स्पीक अप. और ये आपके पास एविडेंस की कोई कमी नहीं है. गिव इट इन द पब्लिक. When they are not pulling their punches, why are you pulling up your punches? Don't pull. Hit them hard. And Canada is Canada, और ये Canada, UK और ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे नहीं बोलते. उनको बोला जाता है, जैसे एक वो बड़ा बदमाश बैठा है लैंगले में, वो उसको कहता है जरा छोटे, जरा तू करके देख इनको, जरा बोल के देख. ठीक है, वो फिर वो छोटा बोलता है तो फिर उसके सपोर्ट में फिर बड़ा आ जाता है कि हाँ नहीं ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो सपोर्ट करते हैं कनाडा को. फिर वो मीडिएशन में आ जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है आप हमसे ये चीज़ खरीद लो. आप
इंजन्स के सारे पैसे दे रखे हैं ना जी को, एक भी इंजन का पैसा बकाया नहीं है, नहीं दे रहे हैं इंजन्स, क्यों? आप ब्रिक्स क्यों जा रहे हो? आई मीन दे वॉन्ट टू डिक्टेट एवरीथिंग इन योर कंट्री, कि आप कहाँ जाओगे, किससे बात करोगे, हम खालिस्तानियों को भी रखेंगे। इन खालिस्तानियों को रखा गया है टू ब्लैकमेल यू, आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपसे अपने डिप्लोमेटिक और अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको निकालने के लिए। एंड ये खालिस्तान की जो प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट और लूँगा। 2018 में मैं अमृतसर में था। इट इज़ नॉट दैट कि वो वहाँ पे ही है, यहाँ पे भी है। 2018 में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में मैं था, वहाँ से दल खालसा ने एक रैली निकाली, खालिस्तान के नारे स्वर्ण मंदिर के अंदर से लग रहे थे। वो रैली बाहर आई और पूरे शहर का उन्होंने यात्रा की। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ली थी उस समय। मैं दिल्ली आया, मैंने दिल्ली आकर के भारत सरकार के बड़े अधिकारी को बताया। मैंने कहा सर ये बताओ, ये खालिस्तान के नारे लग रहे, इतने बड़े बड़े ट्रक के ऊपर इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर, और ग्लोरीफाई किया जा रहा है शाहबेग सिंह जैसे लोगों को और भिंडरावाले को, और इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा करके उसमें लोग, सैकड़ों लोग उस यात्रा में जा रहे हैं। सो ही सेड कि कहाँ पे निकली रैली? मैंने कहा सर गोल्डन टेम्पल से निकली, पूरे अमृतसर में घूमी वो। तो कहते हैं कि सीरियसली अमृतसर में? मैंने कहा यस सर। तो कहते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने उनको आई शोड इन फोटोग्राफ्स, मैंने कहा सर ये फोटोग्राफ्स हैं। तो कहते हैं यार, मतलब आई एम सरप्राइज्ड। तो ये हमारा इग्नोरेंस है। हम तो 5 साल 6 साल पहले तक खालिस्तान को इशू मानने को तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मानती थी कि ये इशू डेड हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। बट वो डेड नहीं होता है। वो जब तक आप उनके साथ सबसर्विएंट रहेंगे तब तक वो डाउन रहेगा। जिस दिन आप उनकी बातें नहीं मानेंगे, आप ना करना शुरू करेंगे, आप ब्रिक्स में जाना शुरू करेंगे, आप रूस से तेल खरीदेंगे, आप अपने लोगों का इंटरेस्ट देखेंगे, ना कि आप गोरे का इंटरेस्ट देखें, तो वो इश्यूज फिर खड़े हो जाएंगे। और यही नहीं, ऐसे 10 इश्यूज और खड़े हो जाएंगे। थैंक यू। पथिक साहब, मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे लेके जाऊंगा खालिस्तान के जो गैंग के इस इशू को। अभी पिछले थोड़े टाइम में हम लोग देख रहे हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर थ्रेट आए, और ये सेम थ्रेट्स हैं जो परमार और उसका गैंग ने 84 में दिए थे। उसके बाद एक्चुअली बॉम्बिंग हुई थी, उस टाइम पे भी ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी। और हमने इसकी ऊपर बात भी करी हुई है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन चीज़ों के ऊपर। तो ये एक डिफरेंशियल इम्पैक्ट है, अलग इम्पैक्ट है इस प्रॉब्लम का जो आ रहा है। और जो आपकी इंटेग्रिटी पे तो ये अटैक करना चाहते हैं, जैसे वैभव जी बता रहे थे और हमने बात करी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। बट ये तो अभी इकोनॉमिक वॉरफेयर पे आ चुके हैं। सो थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, एंड लेट्स इसके बारे में थोड़ा जस्ट डिग इनटू दिस अ लिटिल बिट। नहीं, कितना टाइम है कि तुम्हारे शो में 1 घंटा बात कर ना आदत खराब हो गई ये, कि मतलब 5 मिनट में ख़त्म करना। हाँ, 5 मिनट लगता है कि शुरू किया है बस। 5 है। अच्छा, लेट मी स्टार्ट लाइक दिस। ये इतने अच्छा सबने बोला है, तो उसमें आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। दुनिया में जितने बड़े बड़े पप्पू हैं ना, उसके पीछे कोई है कि जो स्ट्रिंग्स को पुल करता है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी पप्पू, ठीक है? वैभव जी ने अच्छा कहा, नेचर कैन बी एन एसेट ऑफ कनाडा। कनाडा किसका एसेट है? ये समबडीज एसेट, राइट? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन दिस पुश बैक स्टार्टेड, अभी 100 साल से ये चल रहा है, रमनिक भाई ने बहुत अच्छा बोला है, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। The new wave of pushback from the West started from G20 summit, and I was part of it, so I know quite a bit of what's actually happened. आप देखोगे, Trudeau's statement started coming in the G20 summit itself. He started giving press conferences. क्यों? उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से है? उनको प्रॉब्लम है, the West has a problem with decolonization 3.0 that is going on. What is this decolonization? Actually everybody finds fault with United Nations. कोई बोलता नहीं है, इंडिया बोल रहा है. Actually we find a fault with the NGOs creating problems within a country. कोई बोलता नहीं, हम बोलते हैं. Actually there is a problem with the NGOs coming and doing conversion and promoting Maoism. कोई बोलता नहीं, हम बोलते हैं. मतलब इंडिया मोदी गवर्नमेंट बोल रहा है. They have a problem with this. So the moment you include African Union in G20, they don't want this. उनको पसंद नहीं है अफ्रीका के देशों के साथ बैठना. उनको पसंद नहीं है when you can convince the West and the Russians to sign on the same communique, which they have a problem. They don't want to sit. They can't accept that India is doing all these things. उनको problem इंडिया से इसलिए भी है because India has created this global south, voice of global south, जहाँ पे 125 देश उनके पीछे खड़े. आप बताइए, फाइव आइज इंटेलिजेंस बोल नहीं पाया इजराइल को कि कब अटैक होगा अक्टूबर 7 को, लेकिन निज्जर के लिए इतना टेंशन में रह गया है.
So basically, Vaibhavji actually mentioned right. These are actually extension of somebody else's foreign policy. वो आपसे, and this is there is a duality of foreign policy they have. Please understand. The State Department will go and create problems. They say no intolerance है, religious intolerance है, CAA ठीक नहीं है. वो बोलेंगे आपके यहाँ तो indexes problem है, आप तो पाकिस्तान से भी बदतर हो, आपके यहाँ तो लोग भूख में मर रहे हैं. I can explain how those indexes are made, but that's another issue. The State Department will do all these things. Will say कि पन्नू का फंडामेंटल राइट्स कैसे रोक सकते हैं, और उसी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विल हैव डिफेंस डील्स विद यू. अगर आपको लगता है कि अगर ज्यादा डिफेंस डील कर ले तो वो शांत हो जाएगा, नहीं. दिस इज द डुअलिटी दे हैव. उनका प्रॉब्लम है दिस एंटायर आर्किटेक्चर दे हैव worked phenomenally for the last 80 years. People were in awe of United Nations. People were in awe of NGOs. People were in awe of foreign vaccines. People were in awe of foreign technology. तुम पूरे कोविड को संभाल लोगे, अपने वैक्सीन लेके वो खुश थोड़ी होंगे. And I keep on telling it, there are 5 things on which the world runs. It is oil, rather energy. Number 2, defense. Number 3, pharma. Number 4, financial institutions. Number 5, you can't call it the social media and everything, the entire IT sector. They have a problem with Atmanirbharta. They have a problem when you integrate culture with nationalism, because the entire template of development from 1951 UN Charter is this, that you have to co-opt the West till the time you don't do it, you are not considered developed. You can't be called developed if you are with Russia. You have to co-opt with the West. You have to dress like the West. You have to speak in accent, and then you have to have disdain for your own culture. तब तक आपको बोला नहीं जाता. You are not part of that club. The moment that pushback started coming in, the fault lines started getting opened, and they have worked on these fault lines. Problem is we have never tried to mitigate the fault lines. Khalistan issue is one of the issue. Khalistan ne, we should call them American and Canadian terrorists. Pakistani terrorists थे वो Canadian. अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला पाकिस्तानी टेररिस्ट, तो अमेरिकन पासपोर्ट वाला अमेरिकन टेररिस्ट क्यों नहीं होगा? So fault lines क्या है, and they're working on all the fault lines. उनका प्रॉब्लम है you are killing the Maoism. आपको याद होगा there was a time when leftist ideology promoted Maoism and romanticized Maoism. कहा जाता कि बेस्ट ऑफ द एलिट वुड गो एंड टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट. कितना बड़ा काम कर रहा है बेटा. दैट इज नॉट वर्किंग एनी मोर. दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल. हमें पता है कि लेफ्टिस्ट ने 64,000 कंपनी बंद कर दिया. सो दे क्रिएटेड दिस ओनर वर्सेस वर्कर प्रॉब्लम. टुडेज मिडिल क्लास इज सो एस्पिरेशनल, उनको उस चीज से मतलब नहीं हो रहा है. देन दे स्टार्टेड पुशिंग इन वोकिज्म. अभी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में थ्रेट हो रहा है, एक होक्स कॉल हो सकता है. डू यू थिंक देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ होक्स कॉल्स लाइक दैट, और इजंट इट ऑर्गेनाइज्ड? सो उनके लिए द खालिस्तान इशू इज वन ऑफ द probably 15-20 templates they have worked on to keep you in firefighting mode internally, while externally you remain stable, क्योंकि आपको मार्केट भी तो उसको चाहिए ना. They don't want you to emerge as a competitor. You just remain a consumer. You just keep on consuming whatever you tell them. They tell you to consume. चाहे उसमें इतना बड़ा शुगर हो कि आपके पहले चॉकलेट खा के पहले चॉकलेट खाओ, उसमें शुगर भरा है, फिर डायबिटीज का दवाई भी खाओ, और देखो कि एक ही बंदा दोनों जगह इन्वेस्ट करके रखा है. So they have a problem with the traditional approach. They have a problem with conservatism. They have a problem with your culture. They have the problem with your aspiration. आपके aspiration उनके लिए तब तक ठीक है जब तक you go and actually start creating wealth for them. They don't want startup economy to become a major success in India. तो brain drain बंद हो जाएगा. So let me tell you, to cut the long story short, ethnic, cultural, economic, race, religion, institutions, language, हर चीज में they will try to create problems. We need to find the common ground to come together. That is the core issue. उनके लिए why is India being targeted? And invariably critical infrastructure will be targeted because they know if जहाँ हर 50
किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाता है, आप सोशल मीडिया से इतना प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे जितना उन लोगों ने सोचा था कि 2024 के इलेक्शन में कर देंगे। अब हरियाणा इलेक्शन ने तो बचा ही दिया देश को, वो तो अलग चीज़ है। सो दे विल ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, दे विल से कि तुम इससे अलग हो। And we need to find a common grounds. We need to understand there's thousands of years of civilization that connected all of us. Our diversity is essentially the appreciation of the unity in different forms that we have. Good, let's hope I'm going to address them as Canadian terrorists. Absolutely. And let me tell you this. रमनीक भाई ने बहुत अच्छा बोला, वैभव जी ने भी बोला about the issues abroad. You see what they are trying to do in India, promoting the freebie culture kept from the West. Leftist लोग ये करते हैं कि freebie दे दो, इतना करो कि आपके अंदर की इकोनॉमी भी खोखला हो जाए. Look at the condition of the Punjab economy today. So even when somebody wants to come back from Canada, get into the mainstream, start earning inside Punjab, chances are very difficult. And unless we can evolve out of it, we do have a problem. So we have a problem with the freebie culture that will be pushed to that extent that you can't imagine. And we have a problem with the threats to the critical infrastructure. हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही हो रहा है, किसी का mischief है. No, these are all orchestrated, coordinated. इसके लिए भी जैसे रमनीक जी ने बोला, प्लान 10 साल से, 15 साल से. Back to you, sir. थैंक्स पथिकृत। अब थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया आई थिंक हम सबको। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, whoever has questions please send it. हम लोग 4 या 5 सवाल लेंगे, तो प्लीज़ यहाँ पर डेस्क में दे दीजिएगा ताकि वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस। एम्बेसडर सर, आई कम बैक टू यू सर। डिप्लोमेटिकली वेस्टर्न जो एक आवाज़ है, द वॉइस ऑफ द वेस्ट जिसको बोलते हैं, उनकी they've been exposed now. And as a matter of fact, जिस तरह से I would credit Indian diplomacy plus I would credit some other global south की diplomacy जो total है अभी, which is actually now showing the mirror to the west. India एक ऐसी position में है जहाँ पर आप voice of global south की बात करते हो, all that you're doing. हम लोग क्या इस चीज़ को leverage करके can we also now start creating pain for the west की to create a balance कि साहब आप ये करोगे तो हम आपके साथ ये करेंगे. Because somewhere down the line we have to start hurting them or we have to start pinching them. तभी इनको कुछ एक रेजोनेंस मिलेगा. क्वेश्चन ये है. दूसरा मैं आपसे पूछूंगा, इज इट रियली वर्थ इट? क्यों ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि आप जो मर्जी कर लो, इनको नहीं समझ में आना. सो विच वे डू यू स्टैंड सर? देखिए, प्रॉब्लम तो है और वेरियस एस्पेक्ट्स दैट हैव बीन ब्रॉट आउट, ये रियलिटी भी है. लेकिन हमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज में भी फंसना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि दैट कैन डिस्टॉर्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज एंड ऑल्सो आवर डिप्लोमेसी. अब यूनाइटेड स्टेट्स जो भी है, इट्स आवर बिगेस्ट पार्टनर, $200 billion of trade with the United States, and we have a surplus with them. Other, if we want critical technologies and emerging technologies, have access to them, तो किसके पास जाएंगे? चीन के पास तो जाएंगे नहीं, और रशिया के पास तो इतनी टेक्नोलॉजीज है नहीं. यूरोप में, फ्रांस में कुछ होंगी, जर्मनी में होगी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सिंगल कंट्री में ऐसी कोई हमें एक्सेस नहीं मिलेगा. अब ये जो इनिशिएटिव फॉर इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो हमने साइन किया अमेरिका के साथ, इनको कौन देख रहा है? Unusually on their side, the National Security Advisor, and our side. This is not his business of the National Security Advisor, but they wanted really to give a push. He's partly right. They want us to help them in wealth creation. But it's a two-way process. They have helped China grow to what it is today, and China wouldn't have reached the place it has reached today but for the United States of America and उनके जो allies हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यूरोप. जब चीन ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, when they could absorb technology, develop their own technologies, उनके ambitions बढ़ गई, इतना surplus हो गया ट्रेड पे, biggest manufacturing power, largest exporter of the world.
अब वो कन्फ्रंट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। तो इसलिए हमें थोड़ा सा क्लेवरली करनी चाहिए बातें। वेट, बिल्ड योर सेल्फ अप, जितना इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से इन विथ क्लियर आइज करो, और डोंट लेट इश्यूज विच आर ट्रबलसम go to reach a point where they start actually breaking down the relationship. अगर 70-80% फ़ायदा हो सकता है तो उठाइए, अगर 20% नुकसान हो रहा है तो 20% नुकसान को वेट अगेंस्ट द 80% एडवांटेज दैट यू आर हैविंग। अब आपके 5 मिलियन वहाँ लोग हैं, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट ऑफ ऑल एथनिक कम्युनिटीज़, दे आर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज़ कि थोड़ा सा व्हेन यू कम एट पॉलिसी मेकिंग लेवल, एक्चुअल डिप्लोमेसी, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ इमोशंस, पैशन, इवन इफ यू आर हर्ट। बाकी देखिए, ऑल सेड एंड डन, जो भी कहा ये सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एम्फेसिस एंड द रिलेटिव इंपॉर्टेंस यू गिव टू थिंग्स। अब इंडिया अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और 2030 में 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी, इट हैज़ हैपन डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स एवरीबडी इज मेकिंग टू कीप अस डाउन। एंड IMF खुद कह रहा है कि बाय 2047 2050 यू विल बी द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भी मान रहे हैं। तो उन्होंने कोई ऐसा बाधा नहीं डाला हमारे रास्ते में जिसमें हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को कायम ना रखें। अगर हम नहीं रख पाएंगे इट बिकॉज मे बी इंटरनल प्रॉब्लम्स। सो इफ़ यू कीप ग्रोइंग एट 7-8% फॉर द नेक्स्ट 20 years, then we can flex our muscles and do whatever everybody is saying कि मारो इनको in return if you can। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, वो UK वाले, अब जर्मनी का आया है चांसलर, कहता है कि नहीं तो आई वांट टू हैव मिलिट्री टाइज विद यू, मेरी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, आप तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, वी वांट स्ट्रॉन्गर मिलिट्री टाइज विद यू। अब वी वांट वर्कर्स फ्रॉम यू, आगे 20,000 थे, नॉट वर्कर्स, स्किल्ड पीपल, आगे 20,000 थे, अब 90,000 है, ये है वो है। दे आर रिकग्नाइजिंग आवर स्ट्रेंथ, दे आर रिकग्नाइजिंग आवर स्ट्रेंथ, और ये 2-way प्रोसेस होता है। अनलाइक द चाइनीज़, हमने जो हमारे जो डायस्पोरा है उसको टेक्नोलॉजी और अदर जो बेसिस हैं उनको पूरा एडवांटेज नहीं लिया, चीन ने लिया है। जो उनके लोग वहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ये हैं, दे ऑल सेंड बैक थिंग्स, ऑल दैट दे गेन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, दिस एंड दैट, वो दे पास ऑन टू द मदर कंट्री। हम इस रास्ते पे नहीं गए, लेकिन पोटेंशियल है हमारे। तो इसलिए कमिंग बैक टू कनाडा बिट, देखिए ये ट्रूडो तो हार जाएगा, अभी उसके रिवोल्ट हो गया उसकी पार्टी में, ये इलेक्शन तो अक्टूबर में है, लेकिन ये हो सकता है कि ये माइट बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर। नाउ वंस दैट हैपन्स देन थिंग्स विल बिगिन टू ओपन अप। अभी वहाँ की जो अपोजिशन है, दे आर नाउ अटैकिंग ट्रूडो, प्रेस भी कर रही है, why are you destroying your relationship with a country like India? तो as they realize कि इनकी जो गलतियाँ हैं, I think they will come down to earth। तो इसलिए I'll give this message: bide your time, don't get emotional, work for the future, be very clear-headed, don't get caught in their as much as possible, don't get caught in their strategies। और ये जो चीन के साथ हमने रास्ता खोल दिया है, it gives us a lot of scope। We must distrust the Chinese, of course, but it gives us a very good bargaining point that if you want us to remain on your side, then you have to do certain things more with us than you are doing। सर, थैंक यू सर। चाइनीज़ का एक सेइंग है, हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम। मैं थोड़ा सा उसको एडिट करूंगा एंड आई विल से बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। वुड यू एग्री सर? रमनीक सर, आपके पास आ रहा हूँ सर। एक जो यूथ है, एंड आज मैं देख रहा था बाय द वे, एंड आई एम सो प्राउड दैट देयर इज अ सिख बॉय दैट हैज टॉप द NDA एग्जाम, ठीक है, फ्रॉम बठिंडा आई बिलीव, आई थिंक।
टॉप द एनडीए एग्जाम, सो इट्स नॉट ऑल लॉस्ट. ये कोई बोले कि भाई एकदम पानी बह गया है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं नहीं मानता. सबसे प्राउड रेजिमेंट इंडियन आर्मी की है, वेरी प्राउड. सिख रेजिमेंट बहुत अच्छा काम करते हैं. हाउ डू वी गेट दैट बैक, सर? I will come to that in just a bit. Please hold on to your thought because I will take a leaf from where Ambassador Saab left. Ambassador Saab, with due respect, sir, I believe, and it's not an observation, please don't take it in any ways, it's an observation of what you said. But this is exactly what the West wants us to believe and wants to follow. इकोनॉमिकली हम पांचवें या तीसरे हो जाएंगे, फिर दूसरे पे चले जाएंगे 2050 में, ठीक है. थोड़ा पीछे चलो ना. सोने की चिड़िया कौन सा देश था? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी थी? 27%, 37%, 40% ग्लोबल जीडीपी वॉज इंडिया. तब क्या हुआ? आप गुलाम बने. गुलाम बने, एक सहस्त्र वर्ष के लिए गुलाम बने, और उसके बाद जब आपको अंग्रेज आपका खून चूस के छोड़ के गए, तो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जीडीपी का परसेंटेज क्या था? 0.2%. सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज नो गारंटी ऑफ नेशनल बॉर्डर्स बीइंग सिक्योर. एक बात. और दूसरी बात, वाइल दिस इज अ परफेक्ट कैरेट एंड स्टिक एटीट्यूड ऑफ द वेस्ट, कि मेरे एक हाथ में डंडा है, दूसरे हाथ में गाजर है, क्या खाना है? डंडा खाओगे, गाजर खाओगे? आप बोले नहीं साहब हम तो गाजर खाएंगे. तो आप गाजर खाते रहेंगे और डंडा भी मारते रहेंगे आपको. दे आर टेलिंग यू धंधा करो हमारे साथ. अरे जिंदे रहेंगे, चलते रहेंगे तो धंधा भी कर लेंगे भाई, क्या समस्या है? दूसरी बात, when it comes to the West, they are not just trying to subvert us or subvert our power, our strength. मैं तो बार बार कहता हूँ कि भारत का वैश्विक पटल के ऊपर जो हक बनता है, जो भारत का राइटफुल प्लेस है, दैट इज बीइंग डिनाइड टू इंडिया. और चाहे वो यूएन के माध्यम से हो, चाहे वो आपके पेमेंट्स को ब्लॉक करके हो, चाहे वो कोई सैंक्शंस का थ्रेट दे के हो, तो द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट. और वो बाहर ये नहीं है कि केवल आपकी मैशियत को लेके या आपकी फाइनेंसिस को, इकोनॉमी को लेके. विद इन योर कंट्री ऑल्सो, एज वी डिस्कस्ड, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट आवर फॉल्ट लाइन्स. और 100 साल पुराना उनका एक कंसेप्ट है जिसको लेके वो चल रहे हैं, और आज वो फलीभूत होता है या आज उसका कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है. तो दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट. एंड हमारे फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने का काम कौन कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं. कोई बाहर से विद इन इंडिया भी जो फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने की बात हो रही है, वो यही लोग कर रहे हैं. सो वी आर बीइंग अटैक्ड ऑन द इनसाइड एज वेल एज आउट. और हमको ये सोचना कि केवल इनके साथ व्यापार करके या वील बाइड आवर टाइम. सी, आई डोंट नो अबाउट बाइडिंग टाइम और नॉट, बट ग्लोबल सिचुएशन विल चेंज वेरी क्विकली. अभी एक बात कही कि G20 के समय से, मैं कहता हूँ जब से यूक्रेन रशिया वॉर में इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया, इंडिया ने बोला कि अपन धंधा करेंगे, पूरे वेस्ट को रशियन ऑयल प्रोसेस करके हम बेचेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, हमारे ग्लोबल रिजर्व्स आर एट ऑल टाइम हाई. और हाउ डू यू थिंक वी आर ग्रोइंग इन इकोनॉमी? और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात जो पंजाब को लेके, आपने यूथ को लेके जो सवाल पूछा है, द फैक्ट इज जो वापसी का रास्ता है वो बंद कर रहे हैं. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पंजाब, नंबर 1 स्टेट ऑफ द कंट्री, आज वो 18वें 20वें नंबर पे चली गई है. They are creating the perfect recipe for disaster in a border state as sensitive as Punjab. ड्रग मेनेस हो, आपका फर्टिलिटी रेट हो, आपका फैमिली का ग्रोथ रेट हो, मोर्टालिटी रेट के एवज में अगर आप बर्थ रेट देखोगे, इट्स गोइंग डाउन. फिर इन्हीं की मिशनरीज वहाँ बैठ के कन्वर्जन्स रन कर रही हैं, कन्वर्जन फैक्ट्रीज चल रही हैं पंजाब के अंदर. दे आर अटैकिंग यू लेफ्ट राइट सेंटर. दे आर थ्रोइंग एवरी पंच एट यू दैट इज गोइंग टू नॉक यू आउट वन डे और द अदर. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. और अगर हम ये बोलेंगे कि यार अपन को सिर्फ एक आयाम पे फोकस करना है, दैट इज बिजनेस, नो, वी नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन ब्रेन ड्रेन, रिवर्स ब्रेन ड्रेन. इंडिया का सिचुएशन अच्छा नहीं रहेगा, इंडिया वर्ल्ड का 2 नंबर का इकोनॉमी नहीं बनेगा, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, पंजाब में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी. पीपल विल गेट देयर एजुकेशन हेयर एंड दे विल गो एंड वर्क देयर एंड दे विल वर्क फॉर द प्रोग्रेस. एंड उनकी प्रगति उन्नति के लिए लोग काम करेंगे, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन्स. सो वी हैव टू वर्क ऑन अ रिवर्स ब्रेन ड्रेन ऑल्सो. अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट करनी पड़ेंगी so that India becomes the land of the opportunity. People talk about the American dream. Oh, he's living the American dream. Where is the Indian dream, boss? We were the largest economy of the world. We used to control 50% of the global GDP. Where is our Indian dream now? तो ये चीज़ें ना, we have to shift our focus and be very, very multidimensional. And I feel the government today, government of the day, they are being multidimensional. चाहे वो foreign policy हो, like Ambassador साहब would know better, diplomacy हो, चाहे trade हो, चाहे defense हो, चाहे internal security हो, चाहे कुछ हो.
आप देखिए जब हम बात करते हैं कि हु डज व्हाट एंड वेयर, अभी रेफरेंस आया यूएस के एनएसए का, इधर से भी डेप्टी एनएसए का रेफरेंस आया। अगर आपके देश के एनएसए और आपके फॉर्मर रॉ चीफ के खिलाफ वहाँ पे वारंट निकाल के एक पन्नू जैसा आदमी बैठ जाए, व्हाट आर वी डूइंग देन? हमारे एनएसए का क्या, उनका एनएसए बहुत ताकतवर बहुत बड़ा आदमी, हमारा एनएसए क्या? सो दीज आर दी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी नीड टू वर्क. So immigration, reverse immigration, creation of jobs, deindustrialization to industrialization, and from drug menace to addiction also. These are the recipes which can bring back Punjab. And like he referred, Adi, well, Sikhi is the strong arm of Sanatan. We are the sword of Sanatan. So you cut off the right arm. आप दाहिनी भुजा काट दो. सर आप दाहिनी भुजा काट दो, यू कट द स्वॉर्ड आर्म, उसके बाद बचेगा क्या? हाउ यू डिफेंड योरसेल्फ? एंड आई पर्सनली फील, और मैं बार बार बोलता हूँ, ये जागो भाई, उठ जाओ, वेक अप फ्रॉम द डीप स्लम्बर, द जायंट हैज वोकन, सो यू नीड टू वेक अप ऑल्सो. I just wanted a little, all the viewpoints that you are hearing, they're all valid in their own way because the situation is so complex. You can define it in various ways, but one important thing needs to be clarified. बार बार हम सुनते हैं कि भाई we were 30% of the global GDP. जब अंग्रेज आए तो 0.1%, 2% हो गया. देखिए, there was no national government at that time. There was no national government. Today we have a national government. We have a national army. We have nuclear weapons. We have missile capabilities. अब चीन, अब उन्होंने जो समझौता हुआ है from the inside, I know the Chinese have compromised. Why have they compromised? Because we've gone ahead, we've shown determination to defend our borders, and we'll do so. So इसलिए situation today is different. अगर हम economically rise करेंगे तो we will have the capacity. Automatically अगर आपकी GDP अगर 4 ट्रिलियन है, अगर 8 ट्रिलियन हो जाए तो आपका डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली डबल से ज़्यादा हो जाएगा. They'll give you more resources. तो अब इतना जो इंडिया में स्टार्टअप्स एंड दिस एंड दैट, इतने जो यंगस्टर्स हैं क्रिएट कर रहे हैं चीज़ें, दे आर गोइंग टू द फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. हमने स्पेस को ओपन कर दिया टू द प्राइवेट सेक्टर. अब न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन कर देंगे. सो दिस विल गिव आवर यंगस्टर्स एंड आवर साइंटिस्ट, एस्पिरेशनल पीपल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो आई एम नॉट वरीड दैट जो भी वेस्ट करना चाहे, जो भी हमारे ऊपर रुकावट लगाएं, वी हैव, एज आई सेड, national government, a national army, and national aspirations, and a human talent which is very impressive. Therefore, the future is in our hands and will remain in our hands. Thank you, sir. Sir, I love to hear what you said. It's excellent, sir. और I'm not disagreeing in any ways. जो आप कह रहे हो वो अपनी जगह बहुत अच्छा है. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. ये था सर नेहरू वाला कंसेप्ट है ना, भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. भारत तो था ही नहीं, इंडिया बना 47 में. इज ऑल व्हाट वी, देखिए संधियाँ थी राजाओं के बीच में. भारत एक बहुत बड़ा देश था. अखंड भारत की बात करते हैं, कभी स्वर्ण भूमि का कंसेप्ट लेके आइएगा माइंड में. आप सबके लिए पॉइंट टू पॉइंट है. स्वर्ण भूमि अभी भी, आज यू गो टू थाईलैंड, द बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स टुडे लाइज इन थाईलैंड, इन कंबोडिया. यू गो टू इंडोनेशिया, आपको जगह जगह एक्सकवेशंस में भगवान गणेश की मूर्तियां निकलती हैं. उनके नोट पे गणेश है, उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है. आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चरली स्पीकिंग व्हाट साइज यू वर लिटरली. और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ इंडिया. और ये जो लोग बोलते हैं ना कि दिस ऑल मिथोलॉजी और ये ऐसा था नहीं, और देखो इकोनॉमी इज़ वन थिंग. आप किसी ने आज तक ये जो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका जो पानी के नीचे डूब गई है, कितनी नीचे है पानी से? 30-30, 40-40 फुट नीचे है पानी से एट प्लेसेस. तो राम सेतु के लिए बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ ब्रिज नहीं था, ये तो एडम्स ब्रिज है. एडम्स ब्रिज बोले तो दैट्स राम सेतु. यू आर ट्राइंग टू टेल अस अ न्यू स्टोरी. आप उसको 50 फुट पानी को नीचे करो, वो ब्रिज आज भी एग्जिस्ट करता है. वॉकेबल है, पैदल चल के जाओ ना आप.
सो द पॉइंट इज नॉट, द पॉइंट इज कि ये जो हम लोगों को चूरन चटाया जाता है या बताया जाता है कि ये ऐसा नहीं वैसा था, द फैक्ट स्टिल रिमेन्स भारतवर्षा एज इट वर वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। टैलेंट के वाइज कहो आप, टेक्नोलॉजी के वाइज कहो आप, ग्रोथ के वाइज कहो आप, अगर आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी या आपकी नालंदा ना जलाई जाती तो यू आर फार फार हेड ऑफ द वर्ल्ड। आज सर ब्रेन ड्रेन के नाम पे हमारे बच्चे ना, when you go to Canada, I have made this appeal 10,000 times, I'll say it again, और आज मैं फिर हाथ जोड़ के अपने बच्चों को मत भेजो कनाडा, यूके, यूएस। 8-8 गुना 10-10 गुना फीस लेके उनको पढ़ा रहे हैं। एक टाइम था द ग्लोब यूज्ड टू कम टू इंडिया फॉर एजुकेशन। भारत ग्लोबल एजुकेशन हब था। I mean, how can we forget the past of this country, and we forget the past, we are bound to repeat the mistakes. अपन तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, रेड हेरिंग है, these are the red lines. They are no friends of India. They don't want to see you on second spot. They will never want to see you on the first spot. अगर आज China is doing something, US is doing something, their personal interests, their national interests are supreme, and so should be ours. Period. थैंक यू सर, थैंक यू बोथ फॉर दिस वंडरफुल लिटिल दिस थिंग। One thing हाँ, मैं एक, इफ यू डोंट माइंड, आप अपना ये जो बोल रहे हैं वो भी बोलना, क्लोजिंग कमेंट्स, एंड आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑल्सो। निरंजन साहब पूछ रहे हैं 2014 में द कॉमेडियन पप्पू इज नाउ बिकम अ लीथल पप्पू, राइट? सो हु इज पुशिंग हुम टुवर्ड्स द एज, भारत और द वेस्ट? इसका मैं जवाब देता हूँ, और शायद मेरी इस बात में ही जवाब भी आ जाएगा कि बात हुई कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। सोवियत यूनियन से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। सोवियत यूनियन से बड़ी आर्मी हमारे पास। क्या सोवियत यूनियन जितना बड़ा था, उसकी जो ग्लोबल माइट, उस समय बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था। वो महाशक्ति थी दुनिया की, हमने तो महाशक्ति बनना है। वो सुपर पावर थी अपने टाइम में। इट ऑल ब्रोक डाउन विदाउट यूएस फायरिंग अ सिंगल बुलेट। बिना एक गोली चलाए पूरा का पूरा मुल्क 25 टुकड़ों में तोड़ा उन्होंने कम से कम। सो द थिंग इज़ कि हम चीज़ों को, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ हमें दूसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बननी है, हम तीसरी बन जाएंगे, हम चौथी बन जाएंगे। हमें हमारा देश रहेगा, हम इस स्वरूप में रहेंगे। हमको वो चाहिए या हमको इकोनॉमी चाहिए? तो न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी देश की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, और ये प्रूफ हो चुका है। ये कोई थ्योरी नहीं है। सेकेंडली, आपके यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है, जो खालिस्तानियों से बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, वो हमारे अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनका प्रोपेगेंडा पुल करते हैं, जो जा करके वहाँ पे बैठ करके उनकी बात करते हैं, जो यहाँ पे संसद में खड़े होकर के उनकी बातें करते हैं, जो कहते हैं हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो आप कास्ट सेंसस कराएंगे तो कास्ट सेंसस सिर्फ हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का क्यों नहीं होगा, ईसाइयों का क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको ही डिवाइड करना है ना कास्ट में, उनको थोड़ी करना है, उनको तो यूनाइट करना है। 72 फिरकों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो अशरफी मुसलमान हैं उनके और जो अजनबी हैं उनके यहाँ कितनी सब कास्ट हैं उसके बारे में चर्चा नहीं होगी, वो आपके डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होगा। सिखों के राइट्स, ईसाइयों के राइट्स, इलेक्शन आपको याद होगा 14 के बाद जब चुनाव हुए तो हर इलेक्शन, हर स्टेट इलेक्शन के पहले किसी चर्च पे हमला हो जाता था। जिस राज्य में चुनाव होने वहाँ पे चर्च में हमला होगा। दिल्ली चुनाव के पहले दिल्ली में चर्च में हमला हो गया। वेस्ट बंगाल में चुनाव के पहले वहाँ कलकत्ता में जो है चर्च में हमला हो गया कि भाई ये बड़े खतरे में हैं। आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो आग लगी हुई है ये किसने लगाई है? मणिपुर जल रहा है, कौन सपोर्ट दे रहा है उनको भाई? और हम कहते हैं जी वो प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, दूसरे प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ट्रूडो प्रेसिडेंट की जगह कोई और आ जाएगा, प्रेसिडेंट बदल जाएंगे, डीप स्टेट चेंज हो जाएगी क्या? ट्रंप आ जाएगा या बाइडेन आ जाए या कमला हैरिस आ जाए, डीप स्टेट तो डीप स्टेट है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में जो चीज़ डिसाइड होगी वो तो इम्प्लीमेंट कराई जाएगी ना। तो किसी भी प्रेसिडेंट के आने जाने से, उन्होंने अपना प्रेसिडेंट मरवा दिया, आज तक पता नहीं चला कि किसने मारा उसको, और आपको छोड़ देंगे। ठीक, तो आपको वो नहीं छोड़ेंगे। और ये दिस इज नॉट फेयर मॉन्गरिंग, दीज आर नॉट कंस्पिरेसी थियरीज। सोवियत यूनियन टूटा था, ठीक है, अपने खुद के प्रेसिडेंट को मरवाया है उन्होंने, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, वो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हैं। आज भी अमेरिका के अंदर बहुत सारी डिप्लोमेटिक पोजीशंस हैं जो खाली हैं, वहाँ पे आपके ऑफिसर साहब भेजना चाहते हो वो नहीं लेते, वो अलाउ ही नहीं कर रहे कि नहीं हम अपॉइंटमेंट ही नहीं होने देंगे। तो ये कौन सी कोऑपरेशन चल रही है
कि आपके ऑफिसर तक वो अपने जो हैं उनको भगा दे रहे हैं कि भगियो यहाँ से। आप कह रहे हैं नहीं हमको टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं। आपको क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उन्होंने कभी नहीं दिया है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आगे भी वो कभी नहीं देंगे। आपने अपने क्रायोजेनिक इंजन, आपके यहाँ पे जो 150 साइंटिस्ट इसरो के मरे, किसने मारे हैं? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, किसने मारे? कभी बताया स्टेट ने आपको? नाम लेते हुए क्यों डर लगता है? बताइए ना कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट किसने मारे। नम्मी नारायण के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का ये पूरा केस किसने बनाया था? आई मीन ठीक है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। कोई भी आ जाए, डीप स्टेट सेम रहती है एंड यू हैव टू क्रिएट अ खालिस्तान इन कनाडा। Thank you. Padikar Saab, closing comments, and I'm going to ask you a question as well. We need to kind of wrap it up. We've already crossed time, so give you about a minute and a half. यार मिनट एंड हाफ तो And ज़्यादा चाहिए। नहीं 1.5 मिनट ही है यार, नेक्स्ट सेशन वाले बाद में तो मारेंगे हमको। अच्छा, where is our counter narrative to K gang? Why don't we demand Nankana Sahib and Kartarpur Sahib? Shouldn't we be manufacturing? नहीं, let me finish the question. Shouldn't we be manufacturing and amplifying such demands? Renu Jambal ji पूछती हैं। ये रमनीक भाई कैन से मच बेटर देन मी। No, But let me tell you one thing. I have a problem with export of wokeism from the West. Elon Musk अपने 12 साल के बेटे को बचा नहीं पाया, because of puberty blockers being given in the schools, and I don't want that to come in India because of the sake of economic growth. इस देश में जितने भी रिसेशन आए, हर बार कोई बच्चा अपना नौकरी खो देता है, घर में बाप और चाचा बोलता है तू आजा हम लोग है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैमिली। टुडे दिस वोकिज्म is destroying this family culture. I don't want that to happen. We are not against the West at all. It is the West that has to decide how they deal with us. उनके रवैये में प्रॉब्लम है। आपने कभी सुना किसी को कि बोला कि हम एंटी वेस्ट हैं? नो। What we mentioned here, Prime Minister has mentioned that multilateral institutions must be reformed. हमारे external affairs minister ने कहा ब्लिंकन को कि don't mind if we start interfering and commenting on your country, because that means issues are happening in this country. And let me tell you, in today's era, military invasion की ज़रूरत नहीं है. I have highest regard for Ambassador Sir and that we are militarily strong. आज तो वो आपको mentally enslaved बना रहा है. ज़रूरत ही नहीं है वो उसकी. Military strong होना ज़रूरी है. But I'm not saying only that. The moment you start, pushing away the Rohingyas, एक पूरा NGO चला शुरू हो जाता है कि ये एंटी ह्यूमैनिटी है. मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ. राना घाट, there's a place called Rana Ghat in West Bengal. 2015 में there was a very unfortunate incident of a nun being raped. ठीक है, there was a huge furor. एक नैरेटिव चलाया गया कि हिंदुत्व लोग वो जिम्मेदार है. पूरे दुनिया में इसकी खबर चली. जितने गाली देना था सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को दिया गया. उसके बाद पता चला द पीपल हु डिड इट केम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेशी रॉबर. क्या हुआ नेक्स्ट डे? द स्टोरी गॉट ऑल्टर्ड. कुछ और स्टोरी में चले गए. किसी ने अपोलॉजी नहीं किया, बट दैट स्टोरी रिमेन्ड. आज भी वो खोलेगा 2015 वाला, तो वही पता चलेगा अरे उस टाइम तो किसी ने रेप किया था, वो हिंदुत्व वाले होंगे. सो लेट मी टेल यू, वी हैव अ प्रॉब्लम. वी हैव टू लिव विद द वेस्ट. But the moment you start drawing the lines, this is not non-negotiable. They start respecting you. That is all I have to say. Thank you so much. I'm going to hand it over to Ramneek Saab, who will now basically decide. 4 questions. I apologize, we've not been able to take the rest too, but he will take the question. He will announce the question and he will decide who's the best question. जिनको ये किताब मिलेगी, which is on The Sikh Separatism, History of Conflicts, written by Rajesh Singh ji. Sir ji, over to you. Well, first the question, it's from Ms. Jamwal. Well, there is a counter narrative, all right. Kartarpur Sahib is our land. Nankana Sahib is our land. और लाहौर ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ. That is our land. We have to eventually reclaim our land. It's a matter of time. ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. Pakistan doesn't break by itself. We will make sure it breaks quickly. And we'll get our lands back. ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ. So this is a very good question. And I think, amplify or manufacturing I think is already underway. But when it actually starts to give results, like, the Americans and the Pakistanis have waited 40 years. We'll have to not wait that long, I can assure you. And
best question. Miss Jamal, if you can please come up, Ambassador Sybil will present you the book. Thank you so much, everybody. सबसे end में क्या बोलते हैं हम लोग? जय भारत.